Good morning, students. So today's thought for the day is push yourself because no one else is going to do it for you, right? तो इसका मतलब क्या है कि आपको खुद ही खुद को पुश करना होगा। कोई आपको नहीं करने वाला, ठीक है? चाहे वो जितनी भी अच्छी दोस्त हो, हाँ ठीक है, एक दो दोस्त होते हैं, बट वो भी बोल ही पाएंगे। वो जब तक बोलेंगे या वो अब तक जब जब आपके साथ बैठे रहेंगे तब तक आप उठ के पढ़ भी लोगे, है ना? लेकिन जैसे ही वो जाएंगे, जैसे ही वो फोन रखेंगे, यू विल अगेन इग्नोर योर वर्क, योर प्रायोरिटी, राइट? तो आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा, वो कोई नहीं करेगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्टेबल लाइफ, ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी स्टेट पीसीएस इज द वे टू गो। यू कैन एक्सप्लोर all the field because there are ample amount of opportunities। बस आंखें खोलने की देर है, एक्सप्लोर करने की देर है, थोड़ा सा साहस करने की देर है। ओके, सो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, right? If you want to explore other things in life, you can also do it. There is nothing wrong in following your heart. Okay, you can follow your दिल to live your सपना, है ना? तो खुद को पुश करो। ओके, कंफर्ट जोन से निकलो। ऐसा नहीं कि पागल पागल हो जाओ, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है? वो दोनों टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज अगर दिमागी तौर पे फिजिकली सही नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसको सही रखते हुए नींद विंद पूरी करो। ऐसा भी नहीं कि कंफर्ट जोन से निकलो मतलब नींद त्यागो। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत त्यागना पड़ता है नींद भी, बट ऐसा भी नहीं कि पागल हो जाओ वन कुछ करने लायक ही ना रहो, ठीक है? जो भी करो अच्छे से करो, पॉजिटिव माइंडसेट से करो, बस अपने आप को पुश करो, ठीक है? नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे आप कितना कर सकते हो। आज अगर आप दिन में 2 पेज पढ़ रहे हो, कल 3 पेज पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी विद इन यू, ऑल द स्ट्रेंथ विद इन यू, इज जस्ट दैट you don't know about it. Okay, or else you are manipulated to some negative people, or you are surrounded by some negative jealous people. Okay, that's the truth of now this era, this phase, because लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, बिकॉज नॉट ऑल वांट गुड फॉर यू ना। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते भी हो तो जरूरी नहीं है दूसरी आपका अच्छा चाहे, है ना? बिकॉज नॉट ऑल पीपल आर गुड, राइट? या फिर सबका मैं हम इतना भी नहीं बोल सकते कि ये बोल सकते हैं हर लोगों का पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग होता है। वो अपने लाइफस्टाइल, उनके अपने जैसे वो बचपन से जीते आए हैं वैसा वो जीते हैं। आप अलग हो, वो अलग है। तो कभी ऐसा भी मत सोचना हाँ मैं तो अच्छा कर रहा हूँ तो वो क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। क्यों? उसका संस्कार अलग है, आपका संस्कार अलग है। ओके, सो यू हैव योर ओन थिंग्स, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ, बिकॉज यू आर योर ओन हीरो, राइट? यू आर योर ओन cheerleader, right? So आज का thought of the day कुछ इस तरह था। So let's start today's newspaper analysis for 9th July 2024. तो these are all important news from prelims point of views, right? तो हम इसे कवर करेंगे, थोड़े से मेंस की भी हम फैक्ट्स जान लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला न्यूज है, हमारा वो है गिग वर्कर्स। क्यों न्यूज में? बिकॉज कर्नाटका became the second state after Rajasthan to bring up a legislation for गिग वर्कर्स। राजस्थान ने पहले किया था लेजिस्लेशन पास, बट हाल ही फिलहाल में और एक उन्होंने रिसेंट बिल पास किया टूवर्ड्स एक्सटेंडिंग, दैट इज एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग वर्कर। पहले उन्होंने गिग वर्कर लिए लेजिस्लेशन ऑलरेडी पास कर लिया, ठीक है? सो द फर्स्ट स्टेट इज राजस्थान, फिर कर्नाटक, बट अभी इसके साथ कंफ्यूज मत होना, बट अभी बस एक्सटेंड किया थोड़ा सा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी गिग वर्कर को दिया जाएगा, राइट right? तो ये जो गिग वर्कर है वो होता क्या है? तो एज पर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क or participate in a gig work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer employee relationship, राइट? तो क्या होता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, इस डायग्राम में देख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, फिर ऐप बेस्ड कुछ काम करते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट, जिस बर्थडे है शादी है तो उतने दिन तक ही काम होगी, फिर नहीं हो सकता फ्रीलांसिंग काम। फोटोग्राफर भी आजकल फ्रीलांसर में करते हैं कि मेरी 10 दिन की कुछ प्रोजेक्ट है, आई नीड अ फोटोग्राफर फॉर 10 डेज। उस तरीके की जो काम होती है उनको हम कहते हैं गिग वर्कर। ओके, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जैसा तो है ही नहीं, ऑब्वियसली, है ना? तो गिग इकोनॉमी निकला गिग वर्कर से ही। तो ये क्या है? फ्री मार्केट सिस्टम।
जहाँ पे टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन, ऑब्वियसली टेम्पररी पोजीशन है जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, है ना, तो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट करती है। तो अभी ये गिग वर्कर तो ये हो गया, चलो ये ट्रेंड चल रहा है, बट इसकी कुछ अपनी लूप होल्स भी होगी ना, कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा उनको, फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगा, कि आज अगर उनके पास जॉब है कल नहीं भी हो सकता है, राइट। सो इसलिए अभी गवर्नमेंट भी अपना अपना लेजिस्लेशन ला रही है टू प्रोटेक्ट सच वर्कर्स, बिकॉज इंडिया में इनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत हद तक है, एंड दैट आल्सो क्रिएट रेवेन्यू फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो जैसे 2022 का नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, कि इंडिया में आने वाले दिनों में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे बाय 2029 एंड 30, बिकॉज गिग वर्कर को एक इंडिपेंडेंस भी मिलता है अपने हिसाब से काम करना, अपनी मर्जी से काम करना, ऑल्सो दे कैन एक्सप्लोर देयर यू नो टैलेंट, है ना। तो ये सब के लिए ये तो ट्रेंड बढ़ेगा, बढ़ने ही वाला है, विद टाइम चेंज होता है प्रेफरेंस काम का, राइट। सो इन सब के लिए अब गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाते हैं, सो डेट दे कैन प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, welfare of platform based gig worker in the state by creating a board, welfare fund and grievance cell, ताकि कुछ कंप्लेन उनकी एड्रेस, उनकी जो कंप्लेन इश्यूज है एड्रेस कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट इसलिए अब तक क्या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव रही है टुवर्ड्स गिग वर्कर, दैट इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022, जिसमें गिग वर्कर की डेफिनेशन भी है, वहां पे एक सेपरेट सेक्शन है फॉर गिग इकोनॉमी, जहाँ पे एक ऑब्लिगेशन इम्पोज किया जाता है ऑन गिग एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट टू ए सोशल सिक्योरिटी फंड, राइट, ताकि इस फंड से उनके लिए ही एक वेलफेयर फंड की बाद में उनको ही हेल्प होगा, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी फंड में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हैंडल कौन करता है, गवर्नमेंट लीड बोर्ड, ओके। देन दूसरा इनिशिएटिव क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019, इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि सबको मिनिमम एक वेज एंड फ्लोर वेज दिया जाएगा, बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड में गिग वर्कर्स भी आते हैं, तो ये गिग वर्कर्स के लिए भी ये इनिशिएटिव हेल्पफुल है। ऑल्सो ये तो अभी राजस्थान ने हाल ही फिलहाल में मैंने कहा कि सोशल इक्विटी बेनिफिट दे रहे हैं, तो दैट इज द कोड ऑफ social security, and that is the code on wages 2019, which thinks for the gig worker also, because it contains organized and unorganized, और यहाँ पे तो एक social security fund उनको contribute करना obligation ही है, right। So all these things, the basic tidbits of gig workers, I hope you get it, you got it right। So देन हमारा न्यूज में कैबिनेट कमिटीज, ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट, like recently union government constituted 8 cabinet committees, okay, with the cabinet committee on economic affairs getting 3 new faces, and the appointment committee and the cabinet committee on security remain unchanged, उनमें कुछ बदलाव आया नहीं। तो अब 8 कैबिनेट कमेटी कौन कौन सी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक कैबिनेट कम्युनिटी कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटी, फिर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, देन कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, फिर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फिर कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, देन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एंड देन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड, है ना। बस ध्यान रखना, ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली कैबिनेट कमेटी है ना, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, ओके। तो विच कैबिनेट कमिटी इज नोन एज सुपर कैबिनेट ऑल्सो, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो नए फीचर्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं, ठीक है, ये 8 कमिटीज तो बनाई है, एंड रिसेंटली कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो है ये दोनों स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो अनचेंज है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो क्या, होम मिनिस्टर इज द सोल कैबिनेट मेंबर ऑन ऑल दिस पैनल्स, होम मिनिस्टर इन सारे पैनल्स जो है यहाँ के सोल कैबिनेट मेंबर होंगे ही, ओके। एंड प्राइम मिनिस्टर विल हेड 6 कमिटीज, कौन कौन से, 8 है ना, बट वो 6 कमिटीज को हेड करेंगे, दो कौन से नहीं कर सकते वो, कमिटी ऑन एकोमोडेशन वाला एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसे हम सुपर कैबिनेट कहते हैं। ये एकोमोडेशन एंड दिस एकोमोडेशन दिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला हेड नहीं करेंगे, कौन नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर, बाकी 6 कमिटीज कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर, right, and home minister is the sole cabinet member on all panels, okay। And no change has been made in appointment committee,
which is headed by prime minister and where the home minister is the sole member. चेंज क्यों ही करना, इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही होती है एंड होम मिनिस्टर यहाँ के सोल मेंबर पहले से ही है, राइट। तो इसलिए इनमें चेंज नहीं लाएगा। तो ये अगर आपको कहता है कि रिसेंटली इट्स चेंज्ड लाइक अपॉइंटमेंट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, होगा नहीं, ये था ऑलरेडी, इसलिए कहा गया कि नो चेंज हैज बीन मेड। तो याद रखना ऑल दिस स्केची पॉइंट you may mark it wrong, okay, it is already existing and that's why there is no change and these two are new, okay। अब जान लेते कैबिनेट कमेटी होता क्या है। इट्स अ सबसेट ऑफ यूनियन कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर। कॉमन सेंस वाली बात है ना। स्टेब्लिश क्यों हुई थी, ताकि डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड किया जा सके बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। आपके घर में कुछ इवेंट हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव काम होगी ना। एक ही इंसान को सारा दायित्व दे दोगे, खाना भी बनाना है, डेकोर भी करना है, मेहमानों को देखना भी है, तो इट विल बी अ chaos, राइट। सो वैसे सिंपल तरीके से याद रखना, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, तब याद होगा आपको। हाँ, कैबिनेट कमिटीज को क्यों दिया जाता है, फॉर द स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड। टाइप कितने प्रकार की होती है कैबिनेट कमिटीज, एक होती है स्टैंडिंग जो परमानेंट नेचर, एक होती है एडहॉक टेम्पररी किसी स्पेशल प्रॉब्लम के लिए, मान लो कुछ डिजास्टर चल रहा है या कुछ भी इशू, तो कुछ टाइम के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज एडहॉक, और जो परमानेंट होता है उन्हें कहते हैं स्टैंडिंग, ओके। दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड उनकी एस्टेब्लिशमेंट किस रूल के अंतर्गत, रूल्स ऑफ बिजनेस, ओके। एंड द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इन दिस केस कैबिनेट कमिटी वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। याद रखना, रूल्स के अंतर्गत ये काम करता है। एंड ये रूल्स आता कहाँ से है, आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट मेक द रूल्स फॉर स्मूथ गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड असाइन टास्क अमॉन्ग मिनिस्टर, है ना। तो स्टेब्लिश होती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल 1961, जो रूल आता है आर्टिकल 77, जहाँ पे कहता है कि प्रेसिडेंट ऐसे रूल्स बना सकता है ना, फॉर द स्मूथ गवर्नमेंट ऑपरेशंस अमॉन्ग द मिनिस्टर्स, राइट। तो आई होप basic tidbits of cabinet committees are clear. You can mark it correct if it comes in the examination, and practice mocks so that you can apply your knowledge, you can learn how to apply your knowledge. Then Samayapuda temple in news में क्यों थी, because Hindu group of publication has released a coffee table book Samayapuram, that is the sacred seat of Shakti, author by Vrinda Ramanan, कभी state PCS में अगर आ जाए Vrinda Ramanan, which explore the history and cultural significance of this dedicated to goddess Mariam. So as temples are in part of our syllabus art and culture, so we should know about this temple. तो जो समयपुरम टेम्पल है, कौन से गॉडेस को पूछती है, गॉडेस मेरियमन, ओके, मेरियमन, मेरियमन। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको सही वाली पता है तो, बट नाउ फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर योर स्टडी पर्पस, ओके। कहाँ पे टेम्पल है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, जो 1200 साल पुरानी है। कौन से लेजेंड, जो भगवान हमने ऑलरेडी देखा, मेरियमन, जो एक इनकारनेशन है, बिलीव किया जाता है गॉडेस दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति, निशुंभ सुधनी की एक इनकारनेशन मानी जाती है, ओके। दैट इज द शक्ति, आदि शक्ति की पार्ट मानी जाती है। ये टेम्पल में कोई ऐसा कुछ डेट मेंशन नहीं किया गया, एविडेंस कुछ है नहीं, बट ये कंसिडर किया जाता है कि ये चोला पीरियड से एग्जिस्ट करता है। एंड ये जो करंट टेम्पल, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, है ना, ये करंट टेम्पल किसके द्वारा बनाएगा, विजयनगरा किंग, नाम क्या है, विजय राया चक्रवर्ती, 18th सेंचुरी, एंड इट इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट टेम्पल इन तमिलनाडु, ओके। तो यहाँ पे भी एक फेस्टिवल होती है, चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा जैसे हमारी होती है चैरियट फेस्टिवल, राइट। तो यहाँ है चिथिराई थेर थिरुविजा। चिथिराई मीन्स तमिल मंथ होता है, दैट इज अराउंड अप्रैल को होता है ये, ओके। इट्स चैरियट फेस्टिवल, चिथिराई तेर थिजुविदा। अगर एग्जाम में ये आए नाम, अगर याद भी आपको रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो बस ये थोड़ा सा ये टर्म आए तो आपको याद आ जाना चाहिए। चिथिराई इस तमिल मंथ, चिथिराई अप्रैल को होता है, ओके, एंड एनुअली होता है, राइट। सो 13 डेज के लिए मनाते ही, ये सारे आपके मैंने एडिशनल फैक्ट्स थोड़े से दे दिए, बट बेसिक थिंग्स आर लाइक, आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, ऑथर वृंदारमणन, गॉडेस मरियमन, इनकारनेशन किनकी है, गॉडेस दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति और निसुम्ब सुधिनी। देन चोला पीरियड से एग्जिस्ट करता है, रीबिल्ड। अभी के करंट टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया, विजयनगर, विजयराय चक्रवर्ती, एंड दिस फेस्टिवल, ओके।
So I hope this is clear. Okay. The next news है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडियाज करंट अकाउंट रजिस्टर्ड ए सरप्लस इन क्वार्टर फोर ऑफ 2023 टू 2024. तो ये तो हो गया न्यूज. चलो हम जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या. इट्स अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट. किस चीज का? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. कहाँ का? ऑफ ए कंट्री. किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके. कब तक? ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर. तो ये एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है जहाँ पे एक कंट्री की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बाकी दूसरे देशों के साथ जो होती है एक साल की पीरियड स्पेसिफिकली. ओके. तो इट शोज कंट्री की या तो ट्रेड सरप्लस है यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है क्या, इंपोर्ट से मतलब आप बेच ज्यादा रहे हो क्या तो सरप्लस, या फिर ट्रेड डेफिशिएट मतलब आप खरीद ज्यादा रहे हो, पैसा आपका बाहर ज्यादा जा रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, वो ये देखता है. ऑल्सो इट रिवील्स द फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. ऑब्वियसली इतना सारा कुछ ट्रांजेक्शन देखेगा तो फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ही बताएगा ना. देन वेदर करेंसी वैल्यू, हमारी कंट्री की करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है डिप्रिशिएट, ये भी कौन बताएगा? दिस बीओपी. तो ये ना ऐसे इनके एडवांटेज, इनके रोल्स के बारे में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, फीचर्स, तो मार्क करना सही से. ओके. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो यहाँ ध्यान देना. ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट डिसाइड ऑन फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी. ऑब्वियसली इतना कुछ पता चलेगा तो गवर्नमेंट को ट्रेड एंड फिजिकल डिसीजंस लेने में मदद आएगी ना ऐसे स्टेटमेंट्स के द्वारा. ऑल्सो करंट अकाउंट के बारे में बताता है. करंट अकाउंट के बारे में मतलब इट शोज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम्स. विजिबल में क्या आता है? मर्चेंडाइज एंड गुड. नॉन विजिबल में क्या आता है? नॉन मर्चेंडाइज सर्विस ट्रांसफर इनकम. जैसे कि क्वार्टर फोर 2023 में हमारी बहुत सर्विस ज्यादा एक्सपोर्ट की गई थी, ट्रेड डिस्प्यूट डेफिशिएट हुई थी बट सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा हुई थी. तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने का. मोटा मोटी ये याद रखना करंट अकाउंट के बारे में भी बताता है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स कहा जाता है. एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में भी कहा ये यहाँ पे स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम इंक्लूडिंग सारा इन्वेस्टमेंट ईसीबी एफडीआई एफपीआई. ओके. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम के बारे में भी ये हमें डाटा देता है. अब कंपोनेंट्स होता है कुछ. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी दो होते हैं, एरर्स एंड ओमिशन एंड चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो ये दो चीज क्या होता है जानते हैं. एरर्स एंड ओमिशन में ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? कंट्रीज इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. सारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना करने की इनएबिलिटी कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? एरर्स एंड ओमिशन. ओके. एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यह ये कंपोनेंट क्या शो करती है? मूवमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट. किसके द्वारा जो हेल्प किया जाता है? आरबीआई एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बैलेंसेस. मींस आरबीआई एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के द्वारा जो फॉरेन करेंसी एसेट रखा जाता है वो कितना, उनकी मूवमेंट क्या है क्या नहीं. तो वो इतनी टेक्निकल में मत जाओ कि कितना रखते हैं कितना नहीं. दैट इज, आप इकोनॉमिस्ट नहीं बनने वाले हो, आप ऑफिसर बनने वाले हो. यू हैव टू हैव द बेसिक आइडिया. तो बस चीजों को बेसिकली पढ़ो. आगे आगे न्यूज में और जितना आएगा वी विल नो अबाउट द टर्म्स जो स्टैटिक पार्ट में भी है. राइट. स्टैटिक तो पढ़ते ही हो आप, वहां से आप बस इस चीज को एप्लीकेशन वाइज याद रखो कि हाँ स्टैटिक तो हमने पढ़ लिया, उससे ये सारा चीज क्या है. ओके. देन बीओपी कैन बी ए सरप्लस और ए डेफिशिएट. हमेशा डेफिशिएट होगा या हमेशा सरप्लस होगा ऐसा नहीं है. जब डेफिशिएट होता है तो क्या होता है? हम उस चीज को कैसे ब्रिज करते हैं? बाय ड्रॉइंग फ्रॉम आवर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स अकाउंट. एंड वहां भी अगर कम पड़ जाती है देन इट विल लीड टू अ बीओपी क्राइसिस. ओके. लेकिन और एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सरप्लस हमेशा अच्छा नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज गुड. एंड डेफिशिएट भी इज नॉट ऑलवेज बैड. डेफिशिएट इज नॉट ऑलवेज बैड. क्यों? सरप्लस अगर हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता? बिकॉज इट कैन इंड्यूस, इट कैन इंडिकेट रिड्यूस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी. मीन्स अगर एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट हो ही नहीं रहा, मतलब हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे ना, हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी नहीं कर रहे, इसलिए हम कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है हमारी. राइट. तो ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता. तो सरप्लस भी ज्यादा है तो ये अच्छा नहीं है. एंड डेफिशिएट, हर बुरी चीज इतनी भी बुरी नहीं होती बोलते ना, तो डेफिशिएट भी हमेशा बुरी नहीं होती. क्यों? क्योंकि इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ. क्योंकि हम अगर ज्यादा इंपोर्ट करते भी है, कभी कभी डेफिशिएट हो भी जाता है, तो इंपोर्ट किस लिए करते हैं? फॉर आवर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कितना सारा हम डिफेंस में भी करते हैं. क्यों? हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट, ताकि फ्यूचर में हम कैपेसिटी अपनी ग्रोथ रहे हमारी, है ना. ऑल्सो डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कितनी है हमारी, मार्केट कितनी डिमांड चल रही है, इसलिए हम इंपोर्ट भी करते हैं.
तो नॉट ऑल डेफिशिएंट आर बैड एंड नॉट ऑल सरप्लस आर गुड। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप आपको अभी बीओपी से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है यू विल मार्क इट करेक्ट, राइट। देन नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज आरबीआई इज कंसर्न अबाउट द हाई सीडी रेशियो। तो ये कंसर्न क्यों है? हाई होने से क्यों, क्या ही मतलब मुश्किलें आ जाएंगी इनके पास, देख लेते क्या है। तो सीडी रेशियो पहले क्या है वो जानते हैं। सीडी रेशियो इज ए फिनेंशियल मेट्रिक, हाँ ठीक है समझ गए, दैट अलाउ परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट आर गिवन इन लोन। मतलब बैंक ने कितना अपने जो उनके टोटल डिपॉजिट होते हैं उनमें से कितना लोन दिया, उस वो किस चीज से पता चलता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो ऑब्वियसली जब ये ज्यादा होगी, हायर सीडी मतलब क्या होगी? दैट इज लार्ज पोर्शन ऑफ द बैंक डिपॉजिट इज यूज्ड फॉर लेंडिंग, है ना। मान तो इट विल इम्पैक्ट किस चीज का? लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सारा रिस्क क्रिएट होगा हाई सीडी रेशियो से। क्यों? क्योंकि देख लो, आप ये सिंपल भाषा में समझो, मान लो आपके पास 500 रुपीज है, मान लो आप ही बैंक हो, ओके, ऐसे सिंपल चीजों में समझो। यू हैव 500 रुपीज एंड आपने 400 रुपए लोन में दे दिए। एंड सीडी तो ये देखता है ना कि आपने अपने टोटल डिपॉजिट से लोन कितना दिया, यही देखता है सीडी रेशियो, दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो आपने 400 लोन में दे दिया, अब आपके पास बचे कितने? 100। तो अब 100 में 10 जन आए, आपने 10-10 रुपए उनको दिए, 20 जन आए तो क्या करोगे? तो आपके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगा ना बैंक का, तो इट विल इम्पैक्ट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क। ये वापस देगा कि नहीं आपको क्या पता, ये 400 रुपए तो लिया इसने, बट ये देगा कि नहीं? ऑब्वियसली लोन्स ऐसे नहीं दे देते, प्रोसीजर होती है, बट अगेन बैड बैंक्स कम इनटू रोल। क्यों होता है ये सारा चीजें? बिकॉज बहुत लोन रिपे नहीं करते, है ना। तो ये सारी इम्पैक्ट होती है। तो हमारी अगर पूछे हाई सीडी रेशियो से लिक्विडिटी क्रेडिट रिस्क तो होगी, इसलिए आरबीआई ने कहा कि आप इस चीज को, गैप को नैरो करो बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ, ताकि हम सीडी रेशियो को कम कर सके। ऑल्सो आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है उसके अंतर्गत क्या है कि दिस रेशियो हैज राइजन steadily increasing 78% by December this over 75% of the bank is CD ratio above this are private sector। मीन सबसे ज्यादा सीडी रेशियो बढ़ी है कौन से सेक्टर ऑफ बैंक में? प्राइवेट सेक्टर, ये ध्यान देना। और एग्जाम में रीजन स्टीडी लेना ही नहीं, हमने तो एलिमिनेशन टेक्निक पढ़ा है, स्टीडीली आया मतलब गलत नहीं, गलत नहीं है। सीडी रेशियो हैज रीजन स्टीडीली, ठीक है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते वक्त भी नॉलेज भी यूज किया करो। ओके, सो ये नोट डाउन करना, ऑल दीज आर कैची पॉइंट्स। एंड ऑल्सो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है अगर आता है तो? दैट इज आरबीआई। ओके, तो हाई सीडी रेशियो की क्या रीजन हो सकती है ये भी देख लेते हैं। रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, चाहिए होता है किस चीज में? रिटेल, एमएसएमई सेक्टर, ये सब में हमें ज्यादा लोन्स इसलिए लिया जाता है ना। देन कपल्ड विथ स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ ड्यू टू कम्पिटिटिव प्रेशर, है ना, डिपॉजिट कम हो रहा है क्योंकि इस कस्टमर सेविंग बिहेवियर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रही है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, वो उतनी जरूरी नहीं है बट फिर भी एग्जाम में आता है तो यू विल हैव द बेसिक नॉलेज। बट ये सारा कैची पॉइंट्स भी इसके साथ स्टीडीली याद रखना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्रेडिट डिपॉजिट ratio, a fact in news that is Assam specific for the state PCS वाले, and also UPSC वाले भी you can use this point Assam flood in news। so आपकी जीएस पेपर 3 एस डिजास्टर मैनेजमेंट असम फ्लड्स के बारे में भी आ सकता है। तो वाई असम फ्लड? बिकॉज हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑब्वियसली जो सांगपो रिवर तिब्बत रीजन इट इज अराउंड 5000 मीटर एल्टीट्यूड, है ना, एंड ब्रह्मपुत्र वैली 100 मीटर। तो 5000 से 100 मीटर आने में कितनी फोर्स होगी, कितने कंकड़ मिट्टी सेडिमेंट सिल्ट ये सब लाएंगे, है ना। तो सेडिमेंट्स एंड सिल्ट लाएंगे तो क्या होगा? मान लो नदी की फ्लो ये थी, बहुत सारा आया सैंड सेडिमेंट, यहाँ पे पूरा कंकड़ी जम गया, तो फ्लो यहाँ बढ़ जाएगी ना, लेवल बढ़ जाएगी पानी की। तो पानी की लेवल बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली फ्लड, इसलिए 2 घंटा बारिश होते फ्लैश फ्लड भी आ जाता है ना। देन ये जो इतना सारा सॉइल सिल्ट जो आता है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, उससे सॉइल इरोजन तो होती है एंड रिवर एक्सपांड भी कर जाता है, इसलिए ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए फ्लड और भी ज्यादा बढ़ता है ना। एम्बैंकमेंट्स तो बनाते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स क्या करते हैं? मड एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं जो टूट जाते हैं हर साल उनको, ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो ऑल दिस क्रिएट्स अ चैलेंज रेदर देन अ सोल्यूशन। देन पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन के वजह से कितना सारा प्रॉपर ड्रेनेज तो होता ही नहीं है, एंड पॉपुलेशन के वजह से ड्रेनेज वाटर भी अब कहा जा रहा
रिवर में, इससे वाटर फ्लो अगेन बढ़ता है। पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, जंगलों में भी लोग रहने लगते हैं, हिल कटिंग, है ना, एनक्रोचमेंट, वाटर बॉडीज में भी, वेटलैंड में जाके भी घर बसा रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीजें हमारा क्या होता है, चैलेंजेस। सो यू कैन राइट ऑल दीज कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ताकि कोई भी अगर रिवर बेस्ड, एंड ऑल्सो द मानसून इज द रीजन, क्योंकि असम की अगर आप मैप देखो, चारों तरफ हिली एरिया, दैट इज असम, दैट इज, एक मिनट, असम यहाँ पे मान लो, यहाँ अरुणाचल, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सारा हिली एरिया है। तो विंड यहाँ पे ट्रैप हो जाता है असम वाले रीजन में, एंड ज्यादा बारिश होती है, दैट इज अराउंड 2900 mm, है ना। तो इसलिए फ्लड बहुत ज्यादा आएगी ही। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। ऑल्सो बीइंग एस्पिरेंट, बीइंग, अगर आप स्टेट पीसीएस का दोगे तो यू शुड नो अबाउट द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज, एपीएससी में भी कभी आ सकता है ना। तो ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज के मैंने नाम दे दिए, पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एंड एक बार पढ़ना, ओके। एंड देखना घर जाके मैप में, मतलब घर पे ही हो, ठीक है, क्लास के बाद देखना कि कौन सी, अगर आए कि मानस रिवर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, नहीं ये नॉर्थ है, तो यू हैव टू नो द बेसिक थिंग कि नॉर्थ में कौन सी है एंड साउथ में कौन सी है, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। सुबानसिरी, सियांग, कामेंग, धनसिरी, मानस, शंकोस, जियाधल, पुठीमारी, पगलादिया, चमापति, देन सरलभंगा एंड आई, ये सब नॉर्थ बैंक है। एंड साउथ बैंक में नोआ देहांग, बुरी देहांग, देबांग, दिखो, धनसिरी, कोपिली, दिगाड़ू, दूधनाई, देन कृष्णाई, देन जिंजीराम, जिंजीरन एंड कुल्सी एंड भुगडोई, ये सब साउथ। तो यू हैव टू नो नॉर्थ में कौन सी है एंड साउथ में, बेसिक पिक्टोग्राफिक मेमोरी, जाके मैप में देखना एंड रीलोकेट करके रखना, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, याद हो जाएगा 10 बार देखोगे तो, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्ट्स। अब क्विज फॉर द डे मैंने ये दिया, क्यों, क्योंकि गिग वर्कर्स थे, तो ये सब एम्प्लॉय रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी का मैंने क्वेश्चन दिया, जो प्रीवियस क्वेश्चन भी है, तो ये आंसर करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये लास्ट क्लास का आंसर, कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, ये भी राइट ऑफ एजुकेशन भी है, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस भी है, एंड राइट टू फूड भी है, तो आंसर इज डी, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, इस आईडी में, ठीक है, माई यूपीएससी ओडीसी। एंड दैट इज इट, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन, आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्विज का आंसर देना, ओके। सो चलो, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी स्टडिंग।